नमस्कार सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री का पाठ नंबर 6 12th क्लास की केमिस्ट्री का पाठ नंबर 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जो कि हमने कुछ जानकारी पिछले वाले वीडियो में दे रखी है। इस वाले वीडियो में क्या है कि भी अब की बार जो एनसीईआरटी का कोर्स आया है उसमें थोड़ी चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। यानी इस पाठ से संबंधित जो बेसिक जानकारी है वो थोड़ी दी गई है। तो बेसिक जानकारी क्या है कि पिछले हमने वीडियो में बताई थी और इसमें भी है कि अभी से नहीं जो हम धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं वो अभी से नहीं, पुरातत्व काल से चला आ रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी जो सभ्यताएं थी, इन सभ्यताओं में भी हमें इस जो उपयोगी धातुएं होती हैं हमारी, उनका भी उपयोग मिला था। उनके अवशेष मिले हैं कि वो लोग जो है इसका निष्कर्षण कैसे करते थे, उन्हें इसकी जानकारी कैसे थी, वो इन तत्वों का जो धातुएं थी उनके किस रूप में उपयोग क्या करते थे, ये सारी जानकारी अभी इस एनसीईआरटी के कोर्स में पाठ में जोड़ दी गई है। तो हम उसके कुछ तथ्य, कुछ बिंदु जो है वो इस पाठ में रखना चाहते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो के बाद फिर अगले वीडियो में जो आपका आएगा वो हम आपको आगे की चर्चा में शामिल करेंगे। तो पहला देखिए क्या यहाँ पर धातुओं से मानव संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी धातु जो है वो मानव की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अगर हमारे पास धातुएं नहीं होती तो आज जो सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, इनसे जो तत्व बने हुए, इनसे जो उपकरण बने हुए, हम उन उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते। चाहे तो हमारे वो दैनिक जीवन के लिए, रोज़ के दैनिक जीवन के उपयोग हों। गाड़ियाँ हों तो हमारी लोहे से बनी हैं, पटरियाँ लोहे से बनी हैं, रेलगाड़ियाँ लोहे से बनी हैं, यानी बहुत सारे लोहे के उपयोग हमारे पास हैं। तो वो आज हमारी संस्कृति में सुधार नहीं कर सकते थे। हथियार, जिसके कुछ और नाम दिए, हथियार, औजार, बर्तन, आभूषण, ये सारे हम उपयोग में नहीं ले पाते। आज हम इनसे आज के क्षेत्र में वंचित रह जाते। ये हमारा क्षेत्र बहुत दूर हो जाता है इनसे। धातुक्रम परंपरा 7000 वर्षों से अधिक समय से भी चल रही है। यानी धातुक्रम परंपरा क्या है कि जो खनिज खोद करके हम धातुएं निकालते हैं, उनका निष्कर्षण जो करते हैं, उन निष्कर्षण की परंपरा आज हमारे दैनिक जीवन में नहीं है, वो हमारे पुरातत्व काल से भी हमारे दैनिक जीवन में चली आ रही है। ठीक है, तो यह नहीं कि हमारे जो खान से धातु निकालते हैं, फिर उसका शोधन करते हैं, फिर धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि खान के अंदर कहीं भी धातु जो है वो पर्याप्त मात्रा में छुपी हो और हम उसको निकाल करके सीधा उपयोग में ले लें। नहीं, हमें उस धातु को जब निकालते हैं तो उसके बाद बहुत सारी अशुद्धियाँ, रेत, कंकड़, पत्थर, सल्फाइड, ऑक्साइड, ये बहुत सारे उसमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। हमें पहले उनको छान करके अलग करना पड़ता है। यूँ नहीं छान करके अलग करना पड़ता, उनकी विधियाँ हैं, है ना। तो कैसे में धातु प्रक्रम। पुरातत्वीय खुदाई में भारतीय उपमहाद्वीप में धातु की उपस्थिति का प्रथम प्रमाण बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। यानी सबसे पहले जो भारत महाद्वीप है उसमें पहले खुदाई जो की गई, वो खुदाई में हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त धातु का जो है वो खनिज प्राप्त हुआ, जहाँ के तांबे के मोती, जहाँ क्या प्राप्त हुआ, तांबे के मोती, जो 6000 BCE यानी बिफोर क्रिस्ट ऑफ ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले पुराने माने गए थे। अब उनकी जो है वर्ष भी निकाल लिया कि उनकी आयु कितनी है। तांबे के मोती, जो यहाँ से जो मोती प्राप्त हुए हैं वो तांबे के मोती अयस्क के नहीं बने थे। अब बात आती है यहाँ पर अयस्क क्या है। अयस्क का मतलब है जो हम खान से जो पदार्थ खोदते हैं, यानी लोहे का, सोने का, तांबा का, चांदी का, पीतल का, सॉरी पीतल तो नहीं, पीतल तांबा का ही रूप है, जिंक का, निकिल का, कोबाल्ट का, ये जो मिश्रण है जो हम खान से खोद करके निकालते हैं उसे हम कहते हैं खनिज। अब खनिज के किसी भी भाग से, खनिज के किसी भी भाग से जिसमें से धातु का आसानी से निष्कर्षण किया जा सके, धातु की अधिक मात्रा हो
और कम लागत में धातु से हम उनका निष्कर्षण कर सकें। तो ऐसे भाग जो है वो खनिज के क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि उसमें भी अभी क्या है, अशुद्धियाँ होती हैं। खनिज में तो है ही अशुद्धियाँ, लेकिन उसमें भी अशुद्धियाँ होती हैं। उसमें विशेषता मात्रा ये होती है कि किसी एक पदार्थ की अधिकता होती है। तो वो कह रहे हैं तांबे के मोती अयस्क के नहीं लिए गए हैं, यानी तांबे के जो मोती हैं वो अयस्क से नहीं लिए गए। ऐसा नहीं है कि सीधा अयस्क लिया और तांबे के मोती बना दिए, नहीं, कभी कभी क्या है कि वो उस रूप में प्राप्त हो गए या उनका निष्कर्षण किया गया था। हड़प्पा के लोग सोना, चांदी और इसकी मिश्र धातु का भी उपयोग करते थे। जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो सोने, चांदी और उनकी मिश्र धातु का उपयोग करा करते थे। मोहनजोदड़ो से सोने चांदी के आभूषण प्राप्त हुए, यानी मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई, वहाँ पर सभ्यता की खुदाई की गई, वहाँ खुदाई की गई, तो हमें वहाँ से क्या मिले, सोने और चांदी के आभूषण मिले। इसका मतलब ये था कि वहाँ तो वो सोने चांदी के बर्तन, उपकरण भी उपयोग में लेते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ कि वहाँ के लोग आभूषण भी पहनते थे, जैसे बाजू में पहनना, यहाँ पहनना, कान में, नाक में पहनना, गले में पहनना, पैरों में पहनना, अंगूठी बनाना, ये बहुत सारे आभूषण भी वो उपयोग में लिया करते थे, जो आज भी कहाँ हैं, दिल्ली के म्यूजियम, दिल्ली के क्या है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप क्या करेंगे, नई दिल्ली जाएंगे और वहाँ नई दिल्ली जो म्यूजियम है वहाँ पर आपको ये रखे हुए प्राप्त होंगे। तो किस किस आकृति के थे, कैसे थे, लेकिन आभूषण थे, कहाँ कहाँ पहने जाते थे, वो आभूषणों को देख करके आपको जानकारी प्राप्त होगी। ग्रीक विवरण के अनुसार भारत में स्टील का उत्पादन क्रूसिबल प्रक्रम द्वारा किया जाता था। अभी हमारा जो अभी जो प्रक्रम धातु का जो धातुक्रम है, उसमें जो धातुएं प्राप्त होती हैं वो भट्टियों द्वारा गला करके, है ना, उपकरण उसमें भट्टियों में गला करके प्राप्त करते हैं। लेकिन वहाँ ये बता रहे हैं कि पहले क्रूसिबल जो चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता था, उस चीनी मिट्टी के बर्तन के अंदर इसको प्राप्त करा करते थे। तो अभी प्रक्रम अभी का नहीं है, ये प्रक्रम जो बहुत साल पुराना है, जिससे लोहा, चारकोल तथा कांच का मिश्रण क्रूसिबल में तब तक गर्म किया जाता था जब तक लोहा कार्बन को अवशोषित न कर ले। इसका मतलब ये था कि कार्बन और लोहा दोनों अलग अलग प्रकृति के धातु है, एक धातु है, लोहा धातु है और कार्बन अधातु है। अब इनको क्या है, सबका पाउडर, यानी लोहे के जो अयस्क था, खनिज का जो भाग है अयस्क, उसको बारीक चूर्ण पीस करके उसमें कोयला, उसमें कांच या रेत मिला करके उसको क्या करते थे, क्रूसिबल में गर्म करते थे। और इतना गर्म करते थे कि लोहा अपनी अवस्था को छोड़ करके कार्बन के साथ मिक्स हो जाए, तब तक उसको क्या करते थे, गर्म किया करते थे, अवशोषित न कर ले। भारतीय स्टील को बॉर्डर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता था। तो जो भारत की स्टील है ना, वहाँ से क्या होती है आपको स्टील, यानी स्टील जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप है। तो उस स्टील को, जो भारतीय स्टील थी, उसको क्या कहते थे, बॉर्डर मटेरियल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता था। लोहे में कार्बन की अलग अलग मात्रा से इसके प्रमुख नाम है, यानी लोहे उसमें क्या है, जब वो कार्बन के साथ मिक्स किया जाता तो उसमें कार्बन भी प्राप्त होती थी। तो कार्बन प्राप्त होने के कारण उसमें कार्बन के अलग, जो लोहा है, लोहे का जो अयस्क है जिसमें कार्बन अलग अलग मात्रा में मिला होता है, तो उसके नाम भी रखे गए हैं। क्या नाम है उसका, सबसे पहले है बुर्ज स्टील। बुर्ज स्टील का मतलब है उसमें लोहा है और कार्बन की 1 से लेकर के 2 यानी लगभग 1.9% मात्रा कार्बन की मिली होती है लोहे के अंदर। इसमें पिटमा लोहा, इसे उक्कू स्टील भी कहते थे। क्या नाम, दूसरा नाम इसका, उक्कू स्टील। इसका दूसरा नाम क्या है, उक्कू स्टील भी कहा जाता था। फॉर्जन स्टील से प्राप्त विश्व विख्यात, यानी फॉर्जन स्टील में क्या है, फॉर्जन जो स्टील है उसमें विश्व विख्यात लोहा स्तंभ जो दिल्ली में लगा हुआ है 5वीं शताब्दी से स्थापित है। 5वीं शताब्दी यानी 500 ईसा मसीह पूर्व से स्थापित है। इसमें पिटमा लोहे के अलावा, यानी इसमें लोहे का, ये पिटमा लोहा जो है वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। पिटमा लोहे के अलावा भार की प्रतिशतता, यानी जो उसमें लोहे का जो लोहा जो है उसमें भार के अनुसार क्या क्या चीज़ें और मिली हैं। तो लोहा तो है ही, उसके बाद जो है कुछ मात्रा में क्या क्या मिला है, कार्बन जो है वो उसमें 0.15% मात्रा में है। सिलिकॉन जो है वो 0.05% मात्रा में है। मैग्नीज जो है वो 0.05% मात्रा में है। ऐसे ही उसमें क्या है, फॉस्फोरस जो है वो 0.25% मात्रा में है।
निकिल उसमें जो है वो 0.05% मात्रा में है, कॉपर उसके अंदर है वो 0.03% मात्रा में है, तथा नाइट्रोजन जो है वो 0.02% मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसमें अभी तक, अब समस्या क्या है, यहाँ समस्या नहीं है, यहाँ हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि जो हमारा लोहा है उस लोहे का कितना भी हम शुद्धतम रूप क्यों न ले लें, लेकिन वो शुद्धतम रूप जो है उसमें जंग लग ही जाती है। 10 साल 20 साल 20 साल 25 साल 4 किसी भी आगे नहीं, आगे लंबे समय तक, लंबे समय के अंतराल में उसके अंदर जो है वो जंग लग जाती है। लेकिन ये जो लोहा स्तंभ है ये 5वीं शताब्दी से स्थापित है, जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। अभी तक क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा। और प्रमाण भी नहीं देखा जा सकता कि उसके अंदर कौन सा प्रमाण है, हालांकि ये मिश्रण की चर्चा उसमें की गई है। पृथ्वी की, अब देखिए अब आगे क्या है, आगे की ये तो बातें आपकी पुरातत्व की बातें हैं जहाँ से खुदाई के उपरांत प्राप्त हुई हैं, कौन सी सभ्यता के लोग क्या क्या उपयोग करते थे। अब जो हम जो जहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं वहाँ से ये है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो पृथ्वी की सतह है, क्रस्ट है, यही सतह नहीं ऊपर वाली, ये नीचे तक, इसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, ये बहुत सारी धातुएं इसमें पाई जाती हैं। इसके भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत सारी धातुएं, अधातुएं आपको प्राप्त होंगी, जिनकी खुदाई भी की जाती है, निकाले भी जाते हैं, जगह जगह इनका खदान भी है, खाने भी हैं। तो वो क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सोना, चांदी, प्लेटिनम, कार्बन और सल्फर, यानी इसमें ये तो हमारी क्या है, धातुएं हैं, और ये हमारी क्या है, अधातुएं हैं। तो ये हमारी क्या है, धातुएं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होती हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं हम, उत्कृष्ट अधातु कहते हैं, जो कि ठोस अवस्था में मिलती हैं, के रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किंतु अन्य धातु संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनके अलावा जो अन्य धातुएं होंगी वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। हालांकि ये मुक्त अवस्था में लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होती हैं और किसी से क्रिया नहीं करती हैं, वायुमंडल में क्रिया नहीं करती हैं, पृथ्वी के अंदर भी किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये कैसी पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जिससे एल्यूमिनियम, अब इसमें जो पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारा एल्यूमिनियम, जो 8.3% मात्रा में पाई जाती है, जो खान से खोदकर निकाली जाती है। जब खान से खोदकर निकाली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, खनिज कहते हैं। जिसके अंश या भाग से धातु का क्या करते हैं, निष्कर्षण किया जाता है। अब उन अंश और धातु की जो अंश है और भाग हैं खनिज के, किसी भी धातु के, उनको हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अयस्क के बारे में पढ़ेंगे।